नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे। सुश्रुत के मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है कि प्रमुख जीवा रोगों के लक्षण। ठीक है, तो वातिक जीवा रोगों का लक्षण क्या होता है? शाक प्रबह। वातिक जीवा रोग का लक्षण क्या है? शाक प्रबह। पैतिक जीवा रोग का लक्षण नहीं है। श्लैष्मिक जीवा रोग का लक्षण क्या है? शालमली कंटकवत। शालमली कंटकवत किसका लक्षण है? श्लैष्मिक जीवा रोग का। श्लैष्मिक जीवा रोग का लक्षण है शालमली कंटकवत। अलास जीवा रोग का लक्षण क्या है? जीवा तल पर पाक है। ठीक है, जीवा तल पर पाक जो है वो अलास जीवा रोग का लक्षण है। मत्स्य गंध। ठीक है, भागवत जी ने क्या बोला है? मत्स्य गंध होती है अलास में। ठीक है, भागवत जी के अनुसार अलास जीवा रोग का लक्षण क्या है? मत्स्य गंध। और सुश्रुत जी के अनुसार क्या है? जीवा तल पर पाक। उपजीविका का लक्षण क्या है? जीवा ग्रह रूप। उपजीविका का लक्षण क्या है? जीवाग्र रूप। जीवाग्र रूप उपजीविका। जीवाग्र रूप उपजीविका। जीवाग्र रूप उपजीविका। जीवाग्र रूप उपजीविका। अब नेक्स्ट है प्रमुख तालुगत रोगों के लक्षण। ठीक है, तो प्रमुख तालुगत रोग कौन कौन से लिए गए यहाँ पे? गलशुंडिका, तुंडिकेरी, अर्बुद और तालु पुप्पुट। गलशुंडिका, तुंडिकेरी, अर्बुद और तालु पुप्पुट। ठीक है, तो गलशुंडिका जो तालुगत रोग है उसका लक्षण क्या है? दमात वस्ती प्रकाश, तृष्णाकाश श्वास। गलशुंडिका तालुगत रोग का लक्षण क्या है? दमात वस्ती प्रकाश, तृष्णाकाश श्वास। तृष्णाकाश श्वास। तुंडिकेरी तालुगत रोग का लक्षण क्या है? शोफ स्थूलतो दाह प्रपाकी। ठीक है, भागवत ने क्या बोला? कार्पास फल सन्निभः। कंठगत रोगों में गणना। ठीक है, तुंडिकेरी तालुगत रोगों का लक्षण क्या है? शोफ स्थूलोतदाह प्रपाकी। भागवत जी ने क्या बोला हुआ है तुंडिकेरी के बारे में? कार्पास फल सन्निभः। कार्पास फल सन्निभः कंठगत रोगों में गणना की गई है। ठीक है, भागवत जी ने तालुगत रोग की कंठगत रोगों में गणना की है और बोला है कार्पास फल सन्निभः। और सुश्रुत जी क्या बोलते हैं तालुगत के बारे में? ठीक है, तुंडिकेरी शोफः। तुंडिकेरी को सुश्रुत जी ने तालुगत में गिना बोलते हैं शोफः स्थूलोददाह प्रपाकी। अर्बुद तालुगत रोग जो है वो पद्माकार तालु मध्य शोफ। ठीक है, अर्बुद जो व्याधि है, अर्बुद तालुगत व्याधि है, उसका लक्षण बताया सुश्रुत जी ने तालु मध्य शोफ। तालु पुप्पुट का क्या बताया है? कोल प्रमाण। तालु पुप्पुट कोल प्रमाण। कोल प्रमाण कौन सी होती है? तालु पुप्पुट। कालु पुप्पुट तोल प्रमाण, कोल प्रमाण। तालु पुप्पुट कोल प्रमाण। नेक्स्ट पॉइंट है कि कंठगत रोगों के लक्षण। ठीक है, कंठगत जो रोग होते हैं उनके लक्षण क्या क्या हैं? ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि कंठशालूक। ठीक है, कंठशालूक कोलास्थी प्रमाणवत। कंठशालूक कोलास्थी प्रमाणवत। कंठशालूक जो होता है उसका लक्षण है कोलास्थी प्रमाणवत। कोलास्थी प्रमाणवत किसका है? कंठशालूक का। ठीक है, क फॉर कंठशालूक और क फॉर कोलास्थी। क फॉर कंठ और क फॉर कोलास्थी। क फॉर कंठशालूक और क फॉर कोलास्थी प्रमाणवत। नेक्स्ट है कि अधिजीवा। ठीक है, जीवाग्र रूप श्वेतु। जीवाग्र रूप श्वेतु। ठीक है, अधिजीवा का लक्षण क्या है? जीवाग्र रूप श्वेतु। शतघ्नी कंठगत रोग का लक्षण क्या है? त्रिदोषजवर्ती। शतघ्नी कंठगत रोग का लक्षण है त्रिदोषजवर्ती। शतघ्नी कंठगत रोग का लक्षण है त्रिदोषजवर्ती। गिलायु कंठगत रोग का लक्षण है आम्लकास्ती प्रमाणवत कफ व रक्तजन्य। गिलायु कंठगत रोग का लक्षण है आम्लकास्ती प्रमाणवत कफ व रक्तजन्य। नेक्स्ट है विदारी। विदारी कंठगत रोग जो उसका लक्षण है पार्श्वे विशेषात स तु येन यह शेते। विदारी कंठगत रोग का लक्षण है पार्श्वे विशेषात स तु येन शेते। विदारी कंठगत रोग का लक्षण है पार्श्वे विशेषात स तु येन शेते। ठीक है, यानी कि जिस पार्श्व में रोगी सोता है उसी पार्श्व में रोगोत्पत्ति हो जाती है। जिस पार्श्व में रोगी सोता है उसी पार्श्व में रोगोत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, तो रोहिणी के भेद सुश्रुत जी ने कितने बताए हैं? रोहिणी के भेद होते हैं 5। ठीक है, अनिल, पित्त, कफज, रक्तज व मांसज। ठीक है, रोहिणी के भेद कितने? 5। रोहिणी के भेद हैं 5। अनिल, पित्त, कफज, रक्तज और मांसज।
उनमें जो रक्तज होती है, रक्तज रोहिणी असाध्य है। कौन सी रोहिणी असाध्य है? पांचों रोहिणियों में रक्तज रोहिणी जो है वह असाध्य है। ठीक है, तो विशेष किसका पर्याय है? जब भी हम विशेष शब्द का यूज़ करेंगे तो किसका पर्याय माना जाएगा? तो पंचमहाभूत का। ठीक है, सुश्रुत जी के अनुसार पंचमहाभूत का पर्याय विशेष भी है। विशेष इज इक्वल टू पंचमहाभूत। ठीक है, पर्याय। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कर्मेंद्रियों के अलग अलग कर्म। ठीक है, तो सबसे पहले मुख्य कर्मेंद्रियाँ वाक, हस्त, उपस्थ, पायु और पाद। ठीक है, तो वाक यानी कि वाणी कर्मेंद्रिय जो है उसका कर्म क्या है? वचन। हस्त कर्मेंद्रिय का कर्म क्या है? आदान। हस्त कर्मेंद्रिय का कर्म है आदान। उपस्थ कर्मेंद्रिय का कर्म क्या है? आनंद। उपस्थ कर्मेंद्रिय का कर्म है आनंद। पायु कर्मेंद्रिय का कर्म क्या है? विसर्ग। पायु यानी कि गुदा। पायु जो गुदा कर्मेंद्रिय है उसका कर्म है विसर्ग। और पाद कर्मेंद्रिय का कर्म है विहरण। पाद कर्मेंद्रिय जो है उसका कर्म है विहरण। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाशमान तत्वों की संख्या। ठीक है, तो प्रकाशमान तत्वों की संख्या कितनी होती है? 13। प्रकाशमान तत्वों की संख्या कितनी है? 13। प्रकाशमान तत्वों की संख्या है 13। कौन कौन सी? एकादश इंद्रियां यानी कि 11 इंद्रियां और बुद्धि और अहंकार। प्रकाशमान तत्व कितनी है? 13 यानी कि 11 इंद्रियां, बुद्धि और अहंकार। 11 इंद्रियां, बुद्धि और अहंकार ये प्रकाशमान तत्वों की 13 संख्या हैं। नेक्स्ट, प्रकाशमान तत्वों के देवता। ठीक है, तो प्रकाशमान तत्वों के देवता कौन कौन से हैं? तो बुद्धि का देवता कौन है? ब्रह्मा। बुद्धि के देवता हैं ब्रह्मा जी। ठीक है, अहंकार के देवता कौन है? ईश्वर। अहंकार के देवता हैं ईश्वर। मन के देवता कौन है? चंद्रमा। मन के देवता हैं चंद्रमा। श्रोत्र के देवता कौन है? दिशाएं। श्रोत्र के देवता हैं दिशाएं। श्रोत्र के देवता हैं दिशाएं। ठीक है, चर्म के देवता कौन है? वायु। ठीक है, तो वायु किसके देवता हैं? चर्म के। नेत्र के देवता कौन है? सूर्य। सूर्य किसके देवता हैं? नेत्र के। नेत्र के देवता हैं सूर्य। वाणी के देवता कौन है? अग्नि। ठीक है, तो अग्नि किसके देवता हैं? वाणी के। ठीक है, बोलते हैं ना सोच समझ के बोलो, तो वाणी जो होती है आग लगा देती है हर जगह बिना कुछ करे। ठीक है, तो वाणी के देवता कौन है? अग्नि। हस्त। हस्त के देवता कौन है? इंद्र। ठीक है, तो इंद्र जी जो हैं वो हस्त के देवता होते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे? इंद्र जी वज्र जो कौन से अपने हाथ से पकड़ के फेंकते हैं। ठीक है, तो ये हम ऐसे याद रख सकते हैं कि हस्त के देवता कौन है? इंद्र जी। पाद के देवता कौन है? विष्णु। पाद के देवता हैं विष्णु। विष्णु जी जो हैं वो पाद के देवता हैं। पायु के देवता कौन है? मित्र। ठीक है, तो मित्र जी जो हैं वो पायु के देवता हैं। उपस्थ के देवता कौन है? प्रजापति। प्रजापति जो हैं वो उपस्थ के देवता हैं। उपस्थ के देवता हैं प्रजापति। जीवा के देवता कौन है? जल। जीवा के देवता हैं जल। ठीक है, देखो वाणी का देवता अग्नि है और जीवा का देवता कौन है? जल। ठीक है, जीवा के देवता हैं जल। और नासिका के देवता कौन है? पृथ्वी। नासिका के देवता हैं पृथ्वी। पृथ्वी जो हैं वो नासिका के देवता हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रकृति व पुरुष में अंतर। ठीक है, प्रकृति और पुरुष में अंतर क्या है? तो जो प्रकृति होती है वह त्रिगुण होती है, प्रसव धर्मिणी होती है, बीज धर्मिणी होती है और अमध्यस्थ धर्मिणी होती है। और जो पुरुष होता है वो अगुण होता है, अप्रसव धर्म होता है, अबीज धर्म होता है और मध्यस्थ धर्म होता है। ठीक है, तो प्रकृति क्या होती है? त्रिगुण होती है। त्रिगुण होती है, पुरुष अगुण होता है। प्रकृति प्रसव धर्मिणी होती है और पुरुष क्या होता है? अप्रसव धर्म होता है। प्रकृति बीज धर्मिणी होती है और पुरुष अबीज धर्म होता है। प्रकृति मध्यस्थ धर्मिणी होती है और पुरुष जो होता है वो मध्यस्थ धर्म होता है। पुरुष जो है मध्यस्थ धर्म होता है। ठीक है, तो पुरुष व प्रकृति में क्या अंतर है? ठीक है, तो जो प्रकृति होती है वो त्रिगुणा, प्रसव धर्मिणी, बीज धर्मिणी और अमध्यस्थ धर्मिणी होती है। पुरुष जो होता है वो अगुणा, अप्रसव धर्मा, अबीज धर्मा और मध्यस्थ धर्मा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शुक्र दोषों की चिकित्सा। ठीक है, शुक्र दोषों की चिकित्सा बताई गई है। ठीक है, तो कुणभगंधी शुक्र दोष की चिकित्सा कैसे करनी चाहिए? सालसार आदि गण की औषधियों का प्रयोग करके करनी चाहिए। ठीक है, शुक्र दोषों की चिकित्सा में कुणभगंधी जो शुक्र दोष है उसकी चिकित्सा सालसार आदि गण की औषधियों का प्रयोग करके करनी चाहिए। ठीक है, तो सालसार आदि गण की औषधियों का प्रयोग जो कुणभगंधी शुक्र दोष में करते हैं।
ग्रंथि शुक्र दोष की चिकित्सा जो षटी का प्रयोग करके करनी चाहिए। ग्रंथि शुक्र दोष में षटी का प्रयोग करें। षटी का प्रयोग जो ग्रंथि शुक्र दोष में करें। पूय युक्त शुक्र दोष की चिकित्सा परूषक या वट का प्रयोग करके करनी चाहिए। परूषक या वट का प्रयोग करके पूय युक्त दोषों की चिकित्सा करनी चाहिए। क्षीण शुक्र की चिकित्सा जो है वह वाजीकरण औषध प्रयोग करके करनी चाहिए। जो क्षीण शुक्र हो गए जिनके, उसकी चिकित्सा जो वाजीकारक औषध प्रयोग से करनी चाहिए। मूत्र पुरुष गंधी जो शुक्र दोष होते हैं उनमें हींग व चित्रक या पलाश घृत का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, मूत्र पुरुष गंधी जो शुक्र दोष होते हैं उनमें हींग, चित्रक या फिर पलाश घृत का प्रयोग करें। ठीक है, तो हींग या फिर चित्रक या फिर पलाश घृत का प्रयोग मूत्र पुरुष गंधी शुक्र दोष की चिकित्सा के लिए करें। नेक्स्ट पॉइंट है कि दुर्गंधित आर्तव में चंदन कषाय का प्रयोग निर्दिष्ट है। ठीक है, तो चंदन कषाय का प्रयोग किस में निर्दिष्ट है? दुर्गंधित आर्तव में। ठीक है, दुर्गंधित आर्तव में चंदन कषाय का प्रयोग कर निर्दिष्ट है। ठीक है, तो चंदन कषाय का प्रयोग किस में दें? दुर्गंधित आर्तव में। जिस आर्तव से दुर्गंध आ रही है उसमें चंदन कषाय का प्रयोग शुश्रुत जी ने बताया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि समागम से पूर्व सेवनीय। शुश्रुत संहिता में बताया। ठीक है, तो समागम से पूर्व सेवनीय। ठीक है, समागम से पहले हमें क्या खाना चाहिए? ठीक है, तो स्त्री को क्या खाएं और पुरुष को क्या खाना चाहिए? तो स्त्री जो है वो तैल से स्निग्ध होकर तैल व मांस यानी कि उड़द का प्रयोग करे। ठीक है, समागम से पहले स्त्री जो है तैल से स्निग्ध होकर तैल व मांस यानी कि उड़द का प्रयोग करे। पुरुष जो है समागम से पहले सर्पी क्षीराभ्याम शाली ओदनम इसका प्रयोग करे। ठीक है, जो पुरुष जो है सर्पी क्षीराभ्याम शाली ओदनम समागम से पहले पुरुष जो है इसका प्रयोग करे। ठीक है, पुरुष का प्रयोग करे सर्पी क्षीराभ्याम शाली ओदनम। पुरुष सर्पी क्षीराभ्याम शाली ओदनम और स्त्री तैल से स्निग्ध होकर तैल व मांस यानी कि उड़द का प्रयोग करें। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है कि पुत्र प्राप्ति हेतु समागम रात्रियाँ। ठीक है, तो पुत्र रात्रि हेतु समागम रात्रि कौन सी हैं? 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, ये सम है। ठीक है, सम रात्रियाँ कौन सी हैं? 4, 6, 8, 10, 12 ये जो समरात्रियाँ हैं। ठीक है, समागम रात्रियाँ हैं। और पुरुष और पुत्र प्राप्ति हेतु जो विषम समागम रात्रियाँ हैं वो हैं 5, 7, 9 और 11। पुत्र प्राप्ति हेतु विषम समागम रात्रियाँ हैं 5, 7, 9 और 11। पुत्र प्राप्ति हेतु समागम रात्रियाँ हैं 4, 6, 8, 10 और 12। ठीक है, ये समागम रात्रियाँ हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सुश्रुत स्त्री शरीर में शुक्र की उपस्थिति मानते हैं मगर गर्भोत्पत्ति हेतु स्त्री आर्तव को ही उपयोगी मानते हैं। ठीक है, सुश्रुत जी क्या बोलते हैं कि स्त्रियों के शरीर में भी शुक्र होता है लेकिन गर्भ उत्पत्ति के लिए स्त्री आर्तव ही उपयोगी है। ठीक है, तो सुश्रुत जी क्या बोलते हैं? स्त्री शरीर में शुक्र की उपस्थिति मानते हैं मगर गर्भोत्पत्ति हेतु स्त्री आर्तव को ही उपयोगी मानते हैं। सुश्रुत स्त्री शरीर में शुक्र की उपस्थिति मानते हैं। सुश्रुत जो हैं स्त्री शरीर में शुक्र की उपस्थिति मानते हैं मगर गर्भोत्पत्ति हेतु स्त्री आर्तव को ही उपयोगी मानते हैं। नपुंसक के भेद कितने हैं? 4। ठीक है, नपुंसक के भेद कितने हैं? 4 होते हैं। ठीक है, तो आसेक्य, सौगंधिक, कुंभिक और ईर्ष्यक। ठीक है, तो 4 कौन कौन से नपुंसक के भेद हैं? ठीक है, आसेक्य होता है, सौगंधिक होता है, कुंभिक होता है और ईर्ष्यक होता है। ठीक है, तो आसेक्य का पर्याय क्या है? मुख योनि। आसेक्य का पर्याय क्या है? मुख योनि। और लक्षण क्या इसका? शुक्रम प्राश्यम लभते पित्रो अल्प बीज त्वात्। ठीक है, शुक्र प्राशन से हर्ष होता है। ठीक है, शुक्र प्राशन से इसको हर्ष हो जाता है। ठीक है, ये नपुंसक, ये जो आसेक्य नपुंसक है इसका मुख्य लक्षण क्या है? इसको शुक्र प्राशन से हर्ष होता है। आसेक्य यानी कि मुख योनि नपुंसक जो है उसको शुक्र प्राशन से हर्ष होता है। इसका लक्षण क्या है? शुक्रम प्राश्यम लभते पित्रो अल्प बीजत्वात्। ठीक है, शुक्रम प्राश्यम लभते पित्रो अल्प बीजत्वात्, ये आसक्य मुख योनि नपुंसक का लक्षण है। सौगंधिक नपुंसक का पर्याय क्या है? पूति योनि या फिर नासा योनि। सौगंधिक नपुंसक को पूति योनि भी बोलते हैं या फिर नासा योनि भी बोलते हैं। ठीक है, इसका लक्षण क्या है कि योनि या शोफ की गंध से हर्ष होता है। ठीक है, या तो योनि में या शेफ की गंध से, योनि से या शेफ की गंध से, शोफ नहीं है, या योनि या शेफ की गंध से हर्ष होगा। योनि या शेफ की गंध से हर्ष होगा। तो सौगंधिक नपुंसक का भेद क्या होता है?
योनि शैफ सौगंध्य माधराय, योनि शैफ सौगंध्य माधराय, ठीक है। और कुंभिक नपुंसक को और क्या बोलते हैं हम, गुद योनि। कुंभिक नपुंसक जो होता है वो उसका पर्याय है गुद योनि, ठीक है। तो उसका गुदा में मैथुन से उत्थान हो जाता है। गुदा में मैथुन से उत्थान किसको होता है, कुंभिक या फिर गुद योनि नपुंसक को, ठीक है। कुंभिक या फिर गुद योनि नपुंसक को गुदा में मैथुन से उत्थान होता है। ईर्ष्यक या फिर दृग योनि जो नपुंसक होता है उसको मैथुन देकर ईर्ष्या से मैथुन में प्रवृत्ति होती है, ठीक है। ईर्ष्यक नपुंसक भेज होता है, ठीक है, उसमें दृग योनि, ठीक है, उसमें मैथुन देकर ईर्ष्या से मैथुन में प्रवृत्ति होती है, ठीक है। तो जो ईर्ष्यक नपुंसक है उसको दृग योनि भी कहते हैं, और उसका लक्षण क्या है कि मैथुन देखकर ईर्ष्या से मैथुन में प्रवृत्ति होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दो स्त्रियों के मैथुन से अनस्थि गर्भ की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो दो स्त्रियों के जब मैथुन करेंगे तो उससे अनस्थि गर्भ की उत्पत्ति होगी। अनस्थि गर्भ की उत्पत्ति कब होगी, दो स्त्रियों के मैथुन से। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वप्न में मैथुन से पितृभाव रहित गर्भ की उत्पत्ति होती है। स्वप्न में मैथुन से पितृभाव रहित गर्भ की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो पितृभाव रहित गर्भ की उत्पत्ति किससे होती है, स्वप्न में मैथुन से। नेक्स्ट पॉइंट है विकृत गर्भ का कारण क्या है, पाप कर्म। पाप कर्म किसका कारण है, विकृत गर्भ का कारण, ठीक है। तो विकृत गर्भ का कारण क्या है, पाप कर्म। नेक्स्ट पॉइंट है गर्भ के मलोत्सर्ग ना करने में कारण है, ठीक है। तो गर्भ के मलोत्सर्ग ना करने में कारण है मल की अल्पता व वायु का अयोग होना, ठीक है। तो गर्भ के मल उत्सर्ग ना करने में कारण है मल की अल्पता या फिर वायु का अयोग होना। नेक्स्ट है कि गर्भ के नहीं रोने में कारण है गर्भ मुख का जरायु से आवृत होना एवं कंठ का कफ व वायु से अवरोध होना, ठीक है। तो गर्भ के नहीं रोने में क्या क्या कारण है, अब गर्भ नहीं रोता तो उसका कारण क्या है, तो उसका कारण है कि गर्भ मुख का जरायु से आवृत होना एवं कंठ का कफ व वायु से अवरोध होना, कंठ का कफ व वायु से अवरोध होना या फिर गर्भ मुख का जरायु से आवृत होना, ये गर्भ के नहीं रोने के कारण है। नेक्स्ट पॉइंट है संधि काल में मैथुन से उत्पन्न होता है नपुंसक, ठीक है। तो संधि काल में मैथुन से क्या उत्पन्न होता है, नपुंसक। अगर संधि काल में मैथुन किया जाए तो उससे क्या उत्पन्न होता है, नपुंसक, ठीक है। तो नपुंसक किससे उत्पन्न होता है, संधि काल में मैथुन से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सद्यो ग्रहित गर्भा का लक्षण क्या है, सद्यो ग्रहित गर्भा के लक्षण, ठीक है। श्रमो ग्लानि पिपासा शक्ति सदनम शुक्र शोणितयोर बबंधम सफूर्णम च यून है, ठीक है। तो सद्यो ग्रहित गर्भा का लक्षण होता है श्रमो ग्लानि पिपासा शक्ति सदनम शुक्र शोणितयोर बबंध सफूर्णम च यून है। श्रमो ग्लानि पिपासा शक्ति सदनम शुक्र शोणितयोर बबंध सफूर्णम च यून है। श्रमो ग्लानि पिपासा शक्ति सदनम शुक्र शोणितयोर बबंध सफूर्णम च यून है, ठीक है। सद्यो ग्रहित गर्भा के लक्षण क्या है, श्रमो ग्लानि पिपासा शक्ति सदनम शुक्र शोणितयोर बबंध सफूर्णम च यून है। सद्यो ग्रहित गर्भा के लक्षण श्रमो ग्लानि पिपासा शक्ति सदनम शुक्र शोणितयोर बबंध सफूर्णम च यून है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि गृहित गर्भा के लक्षण। गृहित गर्भा का लक्षण क्या है, स्तन्य हो कृष्ण मुक्ता रोम राज्युद मस्तथा अक्षी पक्षमाणि चाप्यस्याः सम्मिल्यन्ते विशेषतः। स्तन्यो कृष्ण मुक्ता रोम राज्युद मस्तथा अक्षी पक्षमाणि चाप्यस्याः सम्मिल्यन्ते विशेषतः। अकामतश्चरिदन्ति गन्धादुद्विज्यते शुभात् प्रसेक सदनम चापि गर्भिण्या लिंग मुच्यते। नेक्स्ट पॉइंट है गर्भिणी की उदर आकृति के अनुसार अनुमान, ठीक है। तो पार्श्वद्वय उन्नत व कुक्षी में उभार
नपुंसक संतान पैदा होती है। नपुंसक संतान पैदा कब होती है? पार्श्वद्वय उन्नत व कुक्षी में उभार। नेक्स्ट है मध्य निम्नम द्रोणीभूतम उदरम, ठीक है, युग्म संतान पैदा होगी, ठीक है, तो युग्म संतान पैदा होगी, ठीक है। इसका कोटेशन क्या है? मध्य निम्नम द्रोणीभूतम उदरम, मध्य निम्नम द्रोणीभूतम उदरम युग्म संतान पैदा होगी। मध्य निम्नम द्रोणीभूतम उदरम युग्म संतान पैदा होगी, ठीक है। तो गर्भिणी की उदराकृति के अनुसार अनुमान, पार्श्वद्वय उन्नत व कुक्षी में उभार, नपुंसक संतान पैदा होगी। मध्य निम्नम द्रोणीभूतम उदरम युग्म संतान पैदा होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्राण, ठीक है, प्राण कितने होते हैं? 12 होते हैं। वात पित्त कफ सत्व रज तम 5 इंद्रिय और भूतात्मा, ठीक है। प्राण कितने होते हैं? 12। कौन कौन से? वात पित्त कफ सत्व रज तम पंचेंद्रिय व भूतात्मा, ठीक है, 12 प्राण होते हैं, ठीक है। वात पित्त कफ सत्व रज तम पंचेंद्रिय व भूतात्मा। कला भेद कितने हैं? 7 कला भेद हैं 7, ठीक है। मांस धरा, रक्त धरा, मेदो धरा, श्लेष्म धरा, पुरीष धरा, पित्त धरा व शुक्र धरा। कला भेद कितने हैं? 7। मांस धरा, रक्त धरा, मेदो धरा, श्लेष्म धरा, पुरीष धरा, पित्त धरा व शुक्र धरा, ठीक है। कला के भेद हैं 7। मांस धरा, रक्त धरा, मेदो धरा, श्लेष्म धरा, पुरीष धरा, पित्त धरा और शुक्र धरा, ठीक है। कला भेद 7 होते हैं, धरा हम हटा देते हैं। तो मांस, रक्त, मेद, श्लेष्म, पुरीष, पित्त, शुक्र, धरा, ठीक है। तो ये सारे के सारे कला के भेद 7 होते हैं। प्राण के भेद 12 होते हैं। वात पित्त कफ सत्व रज तम पंचेंद्रिय और भूतात्मा। कला भेद 7 होते हैं। मांस धरा, रक्त धरा, मेदो धरा, श्लेष्म धरा, पुरीष धरा, पित्त धरा और शुक्र धरा। नेक्स्ट पॉइंट है कि मेद की उपस्थिति होती है अणु अस्थियों व उदर में। मेद की उपस्थिति होती है अणु अस्थियों व उदर में। अणु अस्थियों व उदर में मेद की उपस्थिति होती है, ठीक है। अब आए नेक्स्ट पॉइंट, मज्जा की उपस्थिति होती है महत अस्थियों में। महत अस्थियों में मज्जा की उपस्थिति होती है। मज्जा की उपस्थिति होती है महत अस्थियों में। शुद्ध मांस का स्नेह है वसा। शुद्ध मांस का स्नेह क्या है? वसा। वसा जो है वो शुद्ध मांस का स्नेह है। नेक्स्ट पॉइंट है पुरुष शुक्र प्रवर्तन का स्थान है बस्ती द्वार के दक्षिण पार्श्व में 2 अंगुल नीचे, ठीक है। जो पुरुष शुक्र प्रवर्तन का स्थान क्या है? बस्ती द्वार के दक्षिण पार्श्व में 2 अंगुल नीचे, ठीक है। तो बस्ती द्वार के दक्षिण पार्श्व में 2 अंगुल नीचे पुरुष शुक्र प्रवर्तन का स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट है सत्व भूयिष्ठ व्यक्ति को निद्रा अर्धरात्रि में आती है। सत्व भूयिष्ठ व्यक्ति को निद्रा अर्धरात्रि में आती है, ठीक। किस व्यक्ति को जो नींद है वो आधी रात्रि में आती है? जो सत्व भूयिष्ठ हो। सत्व भूयिष्ठ व्यक्ति को निद्रा अर्धरात्रि में आती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है। तो तंद्रा, जनिम्भा, क्लम, आलस्य, ग्लानि लक्षण, ग्लानि और गौरव, इनके प्रमुख लक्षण बताए गए हैं, ठीक है। किस किस के प्रमुख लक्षण बताए जा रहे हैं आगे? तंद्रा के, जिम्भा के, क्लम के, आलस्य के, ग्लानि के और गौरव के, ठीक है। तो तंद्रा का प्रमुख लक्षण क्या है? तंद्रा का प्रमुख लक्षण है इंद्रियार्थ अप्राप्ति व जृंभा उत्पत्ति। तंद्रा का प्रमुख लक्षण है इंद्रियार्थ अप्राप्ति व जृंभा उत्पत्ति। इंद्रियार्थ अप्राप्ति व जृंभा उत्पत्ति तंद्रा का प्रमुख लक्षण है। तंद्रा का प्रमुख लक्षण है इंद्रियार्थ अप्राप्ति व जृंभा उत्पत्ति, ठीक है। और जृंभा का प्रमुख लक्षण क्या है? अनिल पान व अश्रुस्राव होना। अनिल पान या फिर अश्रुस्राव होना जृंभा का प्रमुख लक्षण है। जृंभा का प्रमुख लक्षण है अनिल पान व अश्रुस्राव होना। क्लम का प्रमुख लक्षण क्या है? अकस्मात श्रम का होना व श्वास का रुक जाना, ठीक है। क्लम का प्रमुख लक्षण है अकस्मात श्रम का होना व श्वास का रुक जाना, ठीक है। तो अकस्मात श्रम का होना और श्वास का रुक जाना क्लम का प्रमुख लक्षण है। आलस्य का प्रमुख लक्षण क्या है? सुख स्पर्श, दुख द्वेष व अकर्मण्यता होना, ठीक है। आलस्य का प्रमुख लक्षण है सुख स्पर्श, दुख द्वेष व अकर्मण्यता होना। सुख स्पर्श, दुख द्वेष व अकर्मण्यता होना आलस्य का प्रमुख लक्षण है। ग्लानि का लक्षण क्या है? ग्लानि का लक्षण है, ग्लानि का प्रमुख लक्षण है वक्त्रे मधुरता व अन्ननाभिकाशाम, ठीक है। वक्त्रे मधुरता व अन्ननाभिकाशाम ग्लानि का लक्षण है। ग्लानि का लक्षण है वक्त्रे मधुरता और अन्ननाभिकाशाम। गौरव का मुख्य लक्षण क्या है?
गीले चमड़े से ढकने के समान प्रतीति होना। ठीक है, तो गीले चमड़े से ढकने के समान प्रतीति होना किसका प्रमुख लक्षण है? गौरव का। गौरव का प्रमुख लक्षण है गीले चमड़े से ढकने के समान प्रतीति होना। नेक्स्ट पॉइंट है कि सुश्रुत ने नाभि को ज्योति स्थान माना है। सुश्रुत जी ने नाभि को ज्योति स्थान माना है। ठीक है, तो नाभि को ज्योति स्थान कौन से आचार्य ने माना है? तो सुश्रुत जी ने। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछे कि नाभि को ज्योति स्थान किसने माना है? तो 4 ऑप्शन देंगे, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, ठीक है, माधव, तो वही सुश्रुत उसमें आंसर होगा। ठीक है, तो सुश्रुत जी ने या फिर सुश्रुत जी ने किसको ज्योति स्थान माना है? ठीक है, तो ज्योति फिर 4 ऑप्शन दे देंगे, हृदय, मस्तिष्क, नाभि, बस्ती। ठीक है, ऐसे ऑप्शन दे देंगे। टफ हमें लगा ईजी, ये ऐसे ऑप्शन ईजी भी होते हैं, टफ भी होते हैं, इनमें गैस मारना मुश्किल होता है काफ़ी, इसलिए सुश्रुत जी ने नाभि को ज्योति स्थान माना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जन्म उपरांत नहीं बढ़ने वाले अंग हैं दृष्टि व लोमकूप। ठीक है, दृष्टि और लोमकूप जो होते हैं वो जन्म के बाद नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, तो जन्म उपरांत नहीं बढ़ने वाले अंग हैं दृष्टि व लोमकूप। निरंतर बढ़ने वाले अंग कौन से हैं? नख व केश। ठीक है, नाखून और जो बाल होते हैं वो निरंतर बढ़ने वाले अंग हैं। ठीक है, निरंतर बढ़ने वाले अंग हैं नख व केश। अब नेक्स्ट लक्षण है कि तामस काय के लक्षण। ठीक है, तो तामस काय के लक्षण में सबसे पहले पशु, फिर उसके बाद मत्स्य, फिर उसके बाद वानस्पत्य। ठीक है, तो ये तामस काय में क्या कहते हैं? पशु, तामस काय, मत्स्य, तामस काय और वानस्पत्य। ठीक है, तो पशु जो होते हैं वो नित्य स्वप्न में मैथुन दर्शन। ठीक है, तामस काय का लक्षण, पशु जो तामस काय होते हैं उसमें नित्य स्वप्न में मैथुन दर्शन होता है। मत्स्य में भीरु, मूर्ख, परस्पराभिर मर्दनश्च। ठीक है, मत्स्य तामस काय का क्या लक्षण होता है? भीरु, मूर्ख, परस्पराभिर मर्दश्च, परस्पराभिर मर्दश्च। ठीक है, और वानस्पत्य तामस काय का लक्षण क्या है? एक स्थानरित, नित्य आहार सेवी। ठीक है, तामस काय का लक्षण क्या है? वानस्पत्य का लक्षण क्या है? एक स्थानरति, नित्य आहार सेवी। ठीक है, तामस काय का लक्षण क्या है? वानस्पत्य का तामस काय का लक्षण क्या है? वानस्पत्य का लक्षण है एक स्थानरित, नित्य आहार सेवी। नेक्स्ट पॉइंट है कि नासा की संख्या एक ही मानी गई है। ठीक है, सुश्रुत जी ने नासा की संख्या कितनी मानी है? तो एक ही मानी है जी। सुश्रुत जी ने नासा की संख्या एक ही मानी है। ठीक है, तो नासा की संख्या एक ही मानी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्रोतस की प्रत्यांगों में गणना की गई है। ठीक है, तो स्रोतस की गणना कहाँ की गई है? प्रत्यांगों में। ठीक है, तो प्रत्यांगों में किसकी गणना की गई है? स्रोतस की। ठीक है, स्रोतस की गणना प्रत्यांगों में की गई है। स्रोतस की प्रत्यांगों में गणना की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्रोतस संख्या 9। स्रोतसों की संख्या कितनी है? 9। 9 क्या होते हैं? स्रोतस। स्रोतसों की संख्या है 9। स्रोतसों की संख्या है 9। स्रोतस 9, स्रोतस 9, स्रोतस 9। योगवाही स्रोतस की संख्या कितनी है? 22। ठीक है, स्रोतस 9 होते हैं और योगवाही स्रोतस जो होते हैं 22 होते हैं। योगवाही स्रोतस संख्या 22 और स्रोतस संख्या 9 यानी कि 9। नेक्स्ट है कि आंतर लंबाई। ठीक है, तो पुरुष में आंत की लंबाई कितनी होती है? 3.5 व्यायाम, 3.5 व्यायाम। पुरुष में आंतर की लंबाई होती है और स्त्री में 3 व्यायाम यानी कि 3 व्यायाम यानी कि 3 व्यायाम। ठीक है, तो आंतर लंबाई पुरुष में 3.5 व्यायाम और स्त्री में 3 व्यायाम। पुरुष में 3.5 व्यायाम और स्त्री में 3 व्यायाम। संधि के प्रकार कितने बताएं? सुश्रुत जी ने 2। संधि के प्रकार हैं 2। ठीक है, चेष्टावह और स्थिर। जो चेष्टावह संधि होती है वह शाखा व कटी में होती है। चेष्टावह संधि जो है वह शाखा और कटी में होगी और स्थिर संधि जो होगी वो अन्यत्र कहीं भी होगी। स्थिर संधि अन्यत्र और चेष्टावह संधि शाखा व कटी में। संधि के भेद कितने हैं? 8। संधि के 8 भेद हैं। ठीक है, तो संधियाँ कौन कौन सी होती हैं? कोर संधि, उलूखुल संधि, सामुदक संधि, प्रतर संधि, तुन्न सेवनी संधि, वायस्तुंड संधि, मंडल संधि और शंखावर्त संधि। ठीक है, तो कौन कौन संधियाँ होती हैं? कोर संधि, उलूखुल संधि, सामुदक संधि, प्रतर संधि, तुन्न सेवनी संधि, वायस्तुंड संधि, मंडल संधि और शंखावर्त संधि। ठीक है, संधि के 8 भेद हैं। कोर संधि, उलूखुल संधि, सामुदक संधि, प्रतर संधि, तुन्न सेवनी संधि, वायस्तुंड संधि, मंडल संधि और शंखावर्त संधि। ठीक है, तो फटाफट पढ़ते हैं संधि के भेद। कोर संधि, उलूखल, सामुदक, प्रतर, तुन्न सेवनी, वायस्तुंड, मंडल और शंखावर्त।
ठीक है। तो कोर संधि कहाँ पे होती है? जानु में, जानु, कर्पूर व गुल्फ में। जानु, कर्पूर और गुल्फ में कोर संधि होती है। कोर संधि इन जानु, कर्पूर और गुल्फ। कोर संधि कहाँ पे होती है? जानु, कर्पूर और गुल्फ में। जानु, कर्पूर और गुल्फ में, जानु, कर्पूर और गुल्फ, जानु, कर्पूर, गुल्फ में कोर संधि होती है। उलूखुल संधि कक्षा, वंक्षण और दंत में। कक्षा, वंक्षण व दंत में उलूखुल संधि होती है। कक्षा, वंक्षण व दंत में उलूखुल संधि होती है। सामुद्ग संधि जो है वो गुद में होती है, अंशपीठ में होती है, वह भग में होती है। सामुद्ग संधि गुद में, अंशपीठ में व भग में। गुद में, अंशपीठ में व भग में सामुद्ग संधि होती है। प्रतर संधि ग्रीवा व पृष्ठवंश में। प्रतर संधि जो होती है वो ग्रीवा व पृष्ठवंश में होती है। प्रतर संधि ग्रीवा और पृष्ठवंश में होती है। ग्रीवा और पृष्ठवंश में प्रतर संधि होती है। तुन्न सेवनी संधि कहाँ होती है? कपाल में। कपाल में कौन सी संधि होती है? तुन्न सेवनी। तुन्न सेवनी संधि कपाल में। वायस्तुंड संधि होती है हनु में। वायस्तुंड संधि हनु में होती है। हनु में कौन संधि होती है? वायस्तुंड। हनु में वायस्तुंड संधि होती है। मंडल संधि कहाँ होती है? हृदय, नेत्र, कंठ और क्लोम में। मंडल संधि होती है हृदय में, नेत्र में, कंठ में और क्लोम में। हृदय, नेत्र, कंठ और क्लोम में मंडल संधि होती है। ठीक है, हृदय, नेत्र, कंठ और क्लोम में मंडल संधि होती है। शंखावर्त संधि जो होती है वो शंख में, श्रृंगाटक में व श्रोत्र में होती है। ठीक है, शंख, श्रृंगाटक और श्रोत्र में शंखावर्त संधि होती है। ठीक है, तो शंखावर्त संधि किसमें होती है? शंख में, श्रृंगाटक में और श्रोत्र में। शंख में, श्रृंगाटक में और श्रोत्र में शंखावर्त संधि होती है। ठीक है, तो संधियों के 8 वेद के बाद अब पढ़ेंगे हम अस्थियों के 5 वेद। ठीक है, अस्थियों के कितने वेद होते हैं? 5 अस्थियों के 5 वेद हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी 5 अस्थियाँ होती हैं? कपाल अस्थि, रुचकास्थि, तरुण अस्थि, बल्यास्थि और नलकास्थि। ठीक है, कपाल, रुचक, तरुण, बल्या और नलका। ठीक है, नलक। ठीक है, तो कपाल अस्थि क्या होती है? कपाल, शंख, नितंब, गंड व तालु में। कपाल अस्थि कहाँ होती है? कपाल में, शंख में, नितंब में, गंड में, तालु में। कपाल, शंख, नितंब, गंड, तालु, कपाल अस्थि। कपाल, ठीक है, कपाल अस्थि कपाल से शुरू है इसलिए इसको याद रखना थोड़ा इजी है। ठीक है, तो हम ऐसे पढ़ते हैं कपाल, शंख, नितंब, गंड और तालु में कपाल अस्थि होती है। कपाल, शंख, नितंब, गंड, तालु। ठीक है, कपाल, शंख, नितंब, गंड, तालु। कपाल, शंख, नितंब, गंड और तालु में कपाल अस्थि कपाल अस्थि होती है। ठीक है, रुचिकास्थि कहाँ होती है? दर्शन में, यानी कि दांतों में। रुचिकास्थि, ठीक है, बोलते हैं ना कि दांतों का, जब हम दांतों के बारे में पढ़ते हैं, डिजीज पढ़ते हैं, बोलते हैं हर्ष हो गया, दांतों में रुचि हो गई, खट्टा मीठा खाने के बाद, है ना। तो उससे याद रख सकते हैं हम कि रुचिकास्थि जो है वो दांतों में होती है। दर्शन यानी कि दांतों में होती है। तरुण अस्थि कहाँ होती है? घराण में, कान में, ग्रीवा में और अक्षिगोप में। ठीक है, तरुण अस्थि होती है घ्राण, कान, ग्रीवा, अक्षिगोप। घ्राण, कान, ग्रीवा, अक्षिगोप में तरुणास्थि होती है। तरुणास्थि होती है घ्राण, कान, ग्रीवा, अक्षिगोप। तरुणास्थि होती है घ्राण, कान, ग्रीवा और अक्षिगोप में। घ्राण, कान, ग्रीवा, अक्षिगोप में तरुणास्थि होती है। वल्यास्थि होती है पार्श्व, पृष्ठ व उरर प्रदेश में। पार्श्व, पृष्ठ और उरर प्रदेश में वल्यास्थि होती है। पार्श्व, पृष्ठ और उरर प्रदेश में वल्यास्थि होती है। वल्यास्थि क्या होती है? पार्श्व, पृष्ठ, उरर प्रदेश। वल्यास्थि इन पार्श्व, पृष्ठ और उरर प्रदेश। नलकास्थि का शेष अस्थियाँ, जो बाकी सभी अस्थियाँ बची उनमें नलकास्थि होती है। ठीक है, तो शेष अस्थियाँ कौन सी हुई? किसके अलावा शेष अस्थियाँ हुई? कपाल, शंख, नितंब, गंड, तालु, दांत, घ्राण, कान, ग्रीवा, अक्षिगोप, पार्श्व, पृष्ठ और उरर प्रदेश के अलावा जितनी भी अस्थियाँ होती हैं उनको हम नलकास्थि की उसमें लेते हैं। ठीक है, नलकास्थि की कैटेगरी के अंदर लेते हैं। तो ठीक है, तो संधि भेद 8 पढ़ लिए, अस्थि भेद 5 पढ़ लिए। अब आते हैं स्नायु भेद। ठीक है, तो स्नायु भेद कितने होते हैं? 4 कौन कौन से स्नायु हैं? प्रतान, पृथु, सुशिर, वृत्त और वृत्त स्नायु। ठीक है, तो कौन से हैं? प्रतान, पृथु, सुशिर और वृत्त स्नायु। ठीक है, तो प्रतान का भेद क्या है? अस्थि व संधि में। ठीक है, तो प्रतान का होती है अस्थि और संधि में। प्रतान स्नायु जो है वो अस्थि और संधि में होती है। अस्थि और संधि में कौन सा स्नायु होता है? प्रतान स्नायु। पृथु स्नायु कहाँ होता है? पृष्ठ व उरर प्रदेश में। पृथु स्नायु कहाँ पे होता है? पृष्ठ व उरर प्रदेश में। पृष्ठ व उरर प्रदेश में कौन सा स्नायु होता है? पृथु स्नायु। सुशिर स्नायु, ठीक है, कहाँ पे होता है? आशय व वस्ती में।
ठीक है। शुशिर स्नायु आशय व वस्ती में होता है। ठीक है, आशय व वस्ती में कौन सा स्नायु होता है? शुशिर स्नायु। आशय व वस्ती में शुशिर स्नायु होता है। वृत्त स्नायु, ठीक है, कहाँ पे होता है? ठीक है, ये कंडरा कहलाते हैं, ये कंडरा कहलाते हैं। ठीक है, तो जो वृत्त स्नायु है उसे हम कंडरा भी कहते हैं। वृत्त स्नायु कंडरा कहलाते हैं। ठीक है, कंडरा किसे कहते हैं? वृत्त स्नायु को। ठीक है, तो सर्वाधिक रुझा व विकृति स्नायु में विकृति होने से ही होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रुझा और विकृति किसकी विकृति होने से होती है? ठीक है, तो स्नायु के विकृत होने से। ठीक है, सबसे ज़्यादा रुझा और विकृति स्नायु के विकृत होने से ही होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ लेंगे सर्वाधिक रुझा या विकृति किसकी विकृति होने से होती है, तो दे देंगे वहाँ पे अस्थि, संधि, ठीक है, स्नायु, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं, या ऑल ऑफ द अबव, सभी, इनमें से सभी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? स्नायु। ठीक है, तो सर्वाधिक रुझा व विकृति स्नायु में विकृति होने से होती है। सर्वाधिक रुझा व विकृति स्नायु में विकृति होने से होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वच्छेदन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्वच्छेदन। ठीक है, सॉरी, स्वच्छेदन नहीं, शवछेदन। नेक्स्ट पॉइंट है शवछेदन। ठीक है, तो शव की आयु 100 वर्ष से कम होनी चाहिए। शव छेदन के लिए शव की आयु कितनी होनी चाहिए? 100 वर्ष से 100 साल से कम होनी चाहिए। शव छेदन के लिए शव को कुश व क्षण से लपेटकर अप्रवाही नदी में अंधेरे स्थान पर रखते हैं। ठीक है, तो शव छेदन के लिए शव को कुश, ठीक है, कुश व क्षण से, कुश और क्षण जो है इंपॉर्टेंट है, कुश व क्षण से लपेटकर अप्रवाही नदी में अंधेरे स्थान पर रखते हैं। ठीक है, तो शव छेदन के लिए शव को कुश व क्षण से लपेटकर अग्रवाही नदी में अप्रवाही, ठीक है, जिस नदी में प्रवाह ना आ रहा हो, अप्रवाही नदी में अंधेरे स्थान पर रखते हैं। कौन से अंधेरे स्थान में? जहाँ लाइट ना आती हो। ठीक है, फिर उसके बाद तदनंतर 7 दिन तक अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसके बाद 7 दिन तक अध्ययन करने का बताया गया। ठीक है, 7 दिन तक ही अध्ययन करने का बताया है।